कहा जाता है कि आपने बोलने से पहले ब्रश पकड़ लिया था। मेरा जो जर्नी है वो जर्नी एक्चुअली शुरू हुआ था मेरा मम्मी की लिपस्टिक और मेरी फादर की बूट पॉलिश से। क्यों कोई बड़ा नाम नहीं आ पाता? क्या कला को वो स्तर, वो जगह नहीं मिल पाई अब तक? आपने बहुत एक्चुअली आपने बहुत एक गलत जगह आपने छेड़ लिया मुझे। जैसे पिकासो ने कुछ काम किया, सबने बोला वाह पिकासो के एब्स्ट्रैक्ट काम हमने देखा। पिकासो जिंदगी में एब्स्ट्रैक्ट काम किया ही नहीं, लोग जानते ही नहीं है ये बातें। लोग कहते हैं पाब्लो पिकासो की एब्स्ट्रैक्ट काम देखा, वो एब्स्ट्रैक्ट काम है। की समझ ही नहीं है बेसिकली। हाँ, कई तरह के एप्स के कारण भी कलाकारों की क्रेडिबिलिटी जो है वो थोड़ी सी या मार्केट डाउन है, क्योंकि एक्चुअली ये क्रिएटिविटी जो है वो एआई कभी भी वो जगह नहीं ले सकता। जैसे आपका जुड़ा हुआ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद के साथ आप जुड़े रहे और बहुत ही क्लोजली उनके साथ आप हाँ, आप कह सकते हैं। someone said in a very southern Indian accent, someone said, Mr. Chatterjee. I said, yes, speaking. Mr. Chatterjee, this is a call from President House. His Excellency Dr. APJ Abdul Kalam would like to speak to you. So I said, what? What are you saying? I don't know. I can't आज के believe ज़माने में तो ये हम मानेंगे कि कोई स्पैम कॉल है। हाँ, आज मानेंगे कोई स्पैम कॉल है। तो मैंने उसको बोला क्या, कहाँ से? दिस इज अ कॉल फ्रॉम प्रेसिडेंट हाउस। कला केवल रंगों और रेखाओं का संयोजन नहीं होती, वह संवेदना, चेतना और करुणा का विस्तार होती है। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे कलाकार जिनके लिए कला साधना है, शोध है और मानवता की सेवा का माध्यम भी। कोलकाता में जन्मे, बचपन से ही कला की भाषा में सोचने वाले, 700 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों और कार्यशालाओं का हिस्सा रहे कलाकार, क्यूरेटर, कला समीक्षक और एक समर्पित मानवतावादी। शोध, रचना और सामाजिक सरोकार, इन तीनों को समान गंभीरता से साधने वाले डॉक्टर दीप्तो नारायण चट्टोपाध्याय ने न केवल कला जगत में बल्कि समाज के हाशिए पर खड़े लोगों के जीवन में भी रंग भरे हैं। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे उनके जीवन, उनकी कला दृष्टि और उस मानवीय चेतना के बारे में जो उनकी हर रचना के केंद्र में है। तो चलिए स्वागत करते हैं दीप्तो का। दीप्तो जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच श्वेता, थैंक यू वेरी मच। इतना सुंदर लवली प्लेटफॉर्म आपने प्रोवाइड किया मुझे, और मेरा जो अनुभव है वो जनता के सामने लाने के लिए थैंक यू सो मच। मैं तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। मैं दर्शकों को यहाँ पर यह भी बताना चाहूँगी कि दीप्तो जी का एक बहुत ही गहरा जुड़ाव रहा है हमारे राष्ट्रपति महोदय जी के साथ भी, कलाम साहब के साथ, और उनकी किताब में भी इन्होंने काम किया है, तो उस पर भी होगी चर्चा। आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। दीप्तो जी, शुरुआत करते हैं कि आपका बचपन। कहा जाता है कि आपने बोलने से पहले ब्रश पकड़ लिया था, पेंटिंग करने लगे थे, ड्राइंग करने लगे थे। क्या था वो? थोड़ा वाक़या देखिए, मुझे बताइए। तो याद नहीं है मैं कब से कर रहा हूँ, लेकिन मेरा जो पेरेंट्स और मेरा मुझसे जो बड़े लोग हैं, जो बड़े हैं, वो लोग बचपन से ही कहते थे। मैं जब सीधा खड़ा भी नहीं हो पाता था, बोलना तो दूर की बात, तब से मैं दीवार के ऊपर कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश किया। मेरा जो जर्नी है वो जर्नी एक्चुअली शुरू हुआ था मेरा मम्मी की लिपस्टिक और मेरी फादर की बूट पॉलिश से। अच्छा। मेरा फादर एक पुलिस ऑफिसर थे, ही रिटायर्ड एज एन आईपीएस। तो हम लोगों को जो आप जानती ही है ये ट्रांसफरेबल जॉब होता है, तो हम लोगों को जब भी ट्रांसफ़र होते थे तो नया नया बंगलो मिल जाता था, और बंगलो का दीवार मतलब मेरे लिए नया कैनवस। तो उसमें मैंने मेरा पिताजी की बूट पॉलिश और मेरा माताजी की लिपस्टिक से मैंने शुरुआत किया था। ऐसा ही मैं जानता हूँ, और उसके बाद यही मैं करता हूँ। और जैसे आप बात करती है, आप इतना सुंदर बताइए, आपकी लैंग्वेज में इतना दखल है, तो मेरे लिए मेरे लैंग्वेज वही है जहाँ पे मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता हूँ। तो मेरे लिए ये कोई कला अलग कुछ नहीं है, ये मेरे लिए मेरे एक्सप्रेशन की एक माध्यम है, एक मीडियम है। बहुत ही खूबसूरत आपने बात कही कि एक कलाकार के लिए जो कला उसकी होती है वही उसका मोड ऑफ एक्सप्रेशन है।
बेसिकली। लेकिन जब मैं आपकी पेंटिंग्स को देखती हूँ, ना जाने कितने सीरीज़ आपने किए, मतलब गाड़ियों के ऊपर, दुर्गा के ऊपर, शिवा के ऊपर। आप भी कुछ बताइए बहुत नहीं सारे नहीं, हैं। देखिए मैंने जो सीरीज आपको लगता है किया, ये आपके लिए या जो लोग नहीं करते पेंटिंग उनके लिए लग सकता है मैंने कुछ किया। एक्चुअली मैंने कुछ भी नहीं किया। जैसे मान लीजिए आते वक्त जाते वक्त घर में हम लोग बहुत सारे विषय में डिस्कशन करते हैं, तो ये मेरे लिए वो वैसे एक डिस्कशन था। जो मैं देखता हूँ, जो मैं समझता हूँ, मैं मेरा उस माध्यम से मैं उसको बोलता हूँ। और बोलता इसलिए हूँ, मुझे लगता है मेरा ये बोलना कहीं ना कहीं पे रिकॉर्डेड रह जाएगा। तो रिकॉर्ड करने के लिए एक्चुअली होता क्या है, अगर आप देखें एकदम शुरुआत से जहाँ पे मानव सभ्यता शुरू हुआ है, वो प्री पेलियोलिथिक पीरियड से देखिए आप, वहाँ पे मानव की, ह्यूमन बीइंग की भाषा के पहले एक्चुअली पेंटिंग शुरू हुआ। अगर आप देखें तो वहाँ पे उन्होंने रेखा से बताया, तो वही था एक्चुअल डॉक्यूमेंटेशन। तो मेरा लाइफ की जो चिंता है, जो सोच है, जैसे आपने बोला शोध है, ये सब कुछ हर चीज़ों के डॉक्यूमेंटेशन की एक माध्यम मुझे ऑटोमेटिकली मिल गया था, जहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता था। और वो कंफर्टेबल फील करता हूँ मैं एक सरफेस, उसके ऊपर कुछ लाइंस, पेंटिंग, ब्रश, पेंसिल, ये सब चीज़ों से। तो ये सब चीज़ जब आ जाती है मेरे लाइफ में, तो मुझे लगता है आइदर मैं उसमें हूँ, वही मैं हूँ, या ये सब मेरा दुनिया है। तो दोनों मिलके एक एमलगमेशन होता है ये दोनों चीज़ों की। तो जो आप कह रही है, जो मैंने बहुत सारे सीरीज़ किया, एक्चुअली जो देखा मैंने लाइफ में, मेरा जो अपब्रिंगिंग है वो लाइफ की रिफ्लेक्शन है, वो अलग से पेंटिंग नहीं है। आपकी एक पेंटिंग की पेंटिंग मेरे माध्यम दिमाग से में छपी हुई है, और मतलब मुझे लगता है, अगर मैं सही हूँ, साल 2001-2 में मैंने तब देखी थी कि एक माइक के सामने 2 कौवे बात कर रहे हैं। एक्चुअली वो मुझे आज भी छपी हुई है वो दिमाग में। वो आपके लिए छपा है क्योंकि आपने अलाइन कर पाए वहाँ पे, क्योंकि आप एक जर्नलिस्ट है, और वो उसकी टाइटल था उस पेंटिंग की मीडिया डिस्कशन। तो अभी क्या है, उस जमाने से भी मीडिया ऐसा धीरे धीरे ऐसा एक स्तर पे चला गया। अब जर्नलिस्ट हो, डोंट टेक इट, एब्सोल्युटली, आई मीन मीडिया, कुछ अच्छे जर्नलिस्ट तो रहेंगे, कुछ अच्छे लोग रहेंगे दुनिया में, कुछ खराब भी रहेंगे। तो मीडिया का जो खराब दिख था, एक ऐसा जगह में मुझे लग रहा था जहाँ पे कौं कौं खाली सुनाई देता था मुझे। वो डिस्कशन के कोई मतलब नहीं है वहाँ पे। एक अपमैनशिप, एक दूसरे से लड़ाई, एक शोर शराबा, वो कोई कंक्लूजन नहीं है वहाँ पे। तो उसको मैं एक सरकाज़म के थ्रू वहाँ पे मैं डिपिक्ट करने की कोशिश किया था, और कुछ नहीं है। तो सरकाज़म रहता ही है आर्ट में, एस्थेटिक्स में, सरकाज़म, वीट, ये सब रहता ही है। जैसे आप जानते हैं हमारे इंडियन एस्थेटिक्स में 8 रसा होती है, मॉडर्न एस्थेटिक्स में 9 रसा है, रसास। उसमें अलग अलग रसा होती है, कोई हास्य रस होती है, कोई करुण रस होती है। तो अलग अलग रसों की अलग अलग एक भाव है। वो साहित्य में भी है, वो साहित्य में भी नहीं, कोई भी कला साहित्य भी कला में ही आती है। अब देखा जाए, साहित्य हो जाए, फिल्म हो जाए, डांस हो जाए, कोई भी कला है। तो मैं एक ओवरऑल कला की बातें करूंगा यहाँ पे, क्योंकि मैं मानता हूँ आज का दिन में, ऑल्दो आपने मुझे एक पेंटर की हैसियत से आपने यहाँ पे बुलाया, लेकिन 21st सेंचुरी में पेंटिंग इटसेल्फ एक अलग मीडियम नहीं है। 21st सेंचुरी में कुछ भी, आज कला मतलब कला, आर्ट मतलब आर्ट, इटसेल्फ इट विल बी आर्ट। वो म्यूजिक हो सकता है, वीडियो आर्ट हो सकता है, इंस्टॉलेशन हो सकता है, डांस हो सकता है, ड्रामा हो सकता है, सब कुछ मिल के भी कुछ हो सकता है। ये कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल। तो वो कॉन्सेप्ट के लिए मैं मानता हूँ जो आज का दिन में हम लोग आर्टिस्ट है, हम लोग के पास बहुत सारी चीज़ मिल गया, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है आज अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। और दुनिया में 2 ही कैटेगरी है जो एक्चुअली हमारा प्लैनेट को कंट्रीब्यूट करते हैं। इवन प्लैनेट क्या, आज का दिन में यूनिवर्स को कंट्रीब्यूट करते हैं।
ये दो कैटेगरी, एक है आर्टिस्ट, एक है साइंटिस्ट। तो आप कहेंगे बाकी लोग क्या फालतू है, वो लोग कहाँ से आई है, वो लोग कुछ नहीं करते। वो लोग करते हैं, वो लोग मेंटेन करते हैं चीज़ों को, उनकी बिना वजूद नहीं हो सकता। वो लोग आर्टिस्ट और साइंटिस्ट को बनाते भी है वही लोग, और वही लोग आर्टिस्ट और साइंटिस्ट को पेड़ की तरह पानी देके, उनको ऑक्सीजन देके बढ़ाते भी है, तो उनकी भी ज़रूरत है। लेकिन फिर आप कहेंगे आर्ट और साइंस में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है एक आर्टिस्ट जब कोई चीज़ बनाते हैं, कुछ क्रिएट करते हैं, तब वो एक रियलिज्म से एब्स्ट्रैक्शन की तरफ जाती है, और साइंस में ठीक उल्टा होता है। वो लोग जो एब्स्ट्रैक्ट है, कल का दिन में जो एब्स्ट्रैक्ट था उसको रियलिज्म में बदलते हैं, है ना। आज जैसे मैं बात कर रहा हूँ, तो हम लोग नहीं जानते थे ये एक समय है, समय में हम लोग समय के बीच में है। जो मैं बोल रहा हूँ वो इमीडिएटली पास्ट टेंस में बदल रहा है ना। तो ये समय को भी एक डायमेंशन की तरह देखा जाता है, आर्ट में भी साइंस में भी। इनफैक्ट ये डायमेंशन है, आइंस्टाइन की थ्योरी अगर आप देखें, ये 4th डायमेंशन है ना। तो ये 4th डायमेंशन, 5th डायमेंशन, 6th डायमेंशन, ये आर्ट और साइंस में हम लोग देखते हैं और दुनिया को दिखा सकते हैं। ये सब डायमेंशन जो हकीकत में हमारा आम जिंदगी में एक 3 डायमेंशन के बियॉन्ड हम लोग नहीं जानते, नहीं देखते। ये सब डायमेंशन खुल जाते हैं, इनकी दरवाजा खुल के आ जाते हैं हमारा सामने। लेकिन एक सवाल ये उठता है जो पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे आपके साथ, कि जब हम कलाकारों का नाम सोचते हैं तो मतलब दुनिया भर की बात ना करें, अगर हम सिर्फ अपने देश की बात कर लें, तो 2-3 कलाकारों को छोड़कर क्यों कोई बड़ा नाम नहीं आ पाता? क्या कला को वो स्तर, वो जगह नहीं मिल पाई अब तक? आपने बहुत एक गलत जगह आपने छेड़ लिया मुझे। अगर आप क्वेश्चन कर ही रहे तो ऑनेस्टली मुझे आंसर देना मेरा मजबूरी है। तो मैं आपको बताता हूँ, हमारा देश में तो कला की समझ बहुत कम है आम जनता में। जैसे भी आप देखिए फिल्मों में कितना ग्लैमर है, एक फिल्म एक्टर अगर खड़ा होते हैं कहीं पे तो कितना लोग उनके पीछे भागते हैं, और क्या रिस्पेक्ट है, क्या उनकी सम्मान है, और कितना उनकी कदर है। सेम आप देखेंगे क्रिकेट में लोग कितना पूछते हैं, म्यूजिक में कितना पूछते हैं, लेकिन वो ग्लैमर आर्ट में मिसिंग है आज तक। तो उसकी जो कारण है, क्यों मिसिंग है, अगर एनालाइज किया जाए तो मैं आपको सीधा शब्द में बताऊंगा। उसकी कारण बीच में कुछ लोग होते हैं जिनको आप आर्ट डीलर बोलिए, आर्ट क्यूरेटर बोलिए, आर्ट क्रिटिक बोलिए, आर्ट जर्नलिस्ट बोलिए। इन लोगों की जो भूमिका रहा हमारा देश में आर्ट के लिए, प्रेजेंटली कंटेम्पोरेरी आर्ट के लिए, वो बहुत गलत रहा। इसलिए गलत रहा क्योंकि वो लोग आर्ट को एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखा, आर्ट को एस्थेटिक्स की नज़रों में नहीं देखा। आज मान लीजिए, मैं नाम ले सकता हूँ, ऑफ कोर्स ले सकता हूँ क्योंकि आई एम इन लिबर्टी टू डू दैट। मान लीजिए रजा साहब, हुसैन साहब, आई हैव गॉट ग्रेट रिस्पेक्ट। ये सब आर्टिस्ट तो लीजेंड है, ये सब आर्टिस्ट सब तो है, लेकिन और कोई लीजेंड क्या नहीं हो सकता? हाँ, क्या नहीं हो सकता? यही तो मेरा प्राइम सवाल आ सकता है, लेकिन आम जनता कैसे उनको समझेंगे? आप एक फिल्म देखने जाती है, जब आप फिल्म देखती है, फिल्म में आपको कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई कैरेक्टर के साथ आप अपने आप को पूरा फिल्म में अलाइन करती है, तो फिल्म के साथ आपकी एक अटैचमेंट बढ़ता जाता है, तब वो फिल्म आपको इमोशनली अच्छा लगता है। अगर मान लीजिए वही फिल्म आप हिंदी में देख रही है, हिंदी आपकी मदर टंग है, आपको समझ में आ रहा है, लेकिन वही फिल्म अगर आप चाइनीज़ लैंग्वेज में देखें, आप क्या अपने आप को अलाइन कर पाएंगे उतना आसानी से? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए लैंग्वेज सीखना जरूरी है ना। अगर आप चाइनीज़ लैंग्वेज जान जाए तो आपको फिल्म की भाषा और फिल्म की स्टोरी समझ में आएगा। हमारा आर्ट में ये हुआ नहीं, क्योंकि जो लोग आर्ट में आज बैठे हुए हैं बड़े बड़े जगह में, आप जानते हैं, काफ़ी मैं इंडिया हैबिटेट सेंटर में भी था जी। ऐसा बहुत सारे बड़े बड़े जगह है, ग्लैमरस जगह है जहाँ पे बड़े बड़े लोग आते हैं। और हमारा देश में आर्ट की मतलब होते हैं बड़े लोग, क्योंकि आर्ट
जनरल पीपल खरीद नहीं पाएंगे, ये कॉन्सेप्ट एक आम जनता के दिमाग में बैठा हुआ है। बिल्कुल, आप सोचते हैं कि आप खरीदने जाएंगे तो लाखों का होगा, करोड़ों का होगा, लेकिन उसके सब्स्टिट्यूट भी है। वो सब डिस्कशन में डेफिनेटली बाद में आता हूँ। लेकिन जो बोल रहा था, आपको आपका क्वेश्चन और ज़्यादा क्लैरिफाइड वे में मैं बता पाऊंगा। क्वेश्चन के आंसर वो है, अगर ये सब लोग आपको इन समझाए आम जनता को, क्योंकि आम जनता इनको सुनेंगे। अगर क्रिकेट के बारे में सचिन तेंदुलकर कुछ बताए, आप उनको बिलीव करेंगे, है ना, ट्रस्ट करेंगे। तो ये सब लोग जब बताते हैं, ये लोग असलियत बताते नहीं। ये लोग टंग ट्विस्टेड इंग्लिश में आपको मिस इंटरप्रेट करते रहते हैं, क्योंकि आर्ट जनरल पब्लिक की समझ की बाहर है। ये जनरल पब्लिक सुनने लगे है, और बड़े लोग, जो लोग सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल है, वो लोग आर्ट नहीं समझता हूँ, मैं अलाइन नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, ये एनालिसिस करने की बजाय वो लोग कहते हैं, ओह दिस इज सो इंटरेस्टिंग, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अरे व्हाट नाइस? आर्ट में क्या तुम्हें अट्रैक्ट कर रहा है, उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि ये लोग डरते गए। अगर मैं बताऊंगा रजा साहब की पेंटिंग हमें समझ नहीं आ रहा है, ये हुसैन साहब की 2 डायमेंशनल ड्राइंग क्यों है, ये बताऊंगा, तो मैं छोटा हो जाऊंगा। मेरा यहाँ पे समहाउ मेरा नॉलेज की कमी दिखेगा। इसीलिए ये लोग बहुत डरते हैं, ये लोग ये बोलने में। तो बहुत बड़े बड़े लोगों को देखा है, अच्छा ठीक है, सब लोग सब कुछ नहीं समझ सकते, तो उसको जानना जरूरी है। एक बहुत मज़ेदार कहानी मैं बता रहा हूँ। मैं रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, तो मुझे एक बहुत अच्छा म्यूज़िक की आवाज़ आया। वहाँ पे रेगुलर फंक्शंस वगैरह होते थे, तो मैंने देखा बहुत अच्छा, बड़ा प्लीजिंग सितार बज रहा है वहाँ पे कहीं पे। म्यूज़िक मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। मैं चलता चला गया, देखा बहुत भीड़ भाड़ जगह, मैं वहाँ पे गया, कुछ फंक्शन हो रहा था बहुत बड़ा कुछ। मैं देखा बहुत जाना पहचाना सा लग रहा है दूर से। नज़दीक गया तो मुझे पता लगा जिन्होंने बजा रहे थे सितार वो पंडित रविशंकर जी है। तो मुझे लगा ये सितार तो बहुत आसान चीज़ है, जहाँ पे हाथ लगा रही है वो उन्होंने वहीं से शूर निकल रहा है। लेकिन हाथ कौन लगा रहा था? हाँ, जहाँ पे हाथ लगा रही है। तो मैंने सोचा बहुत आसान होगा ये। तो मैं म्यूजिक डिपार्टमेंट में गया और एक सितार मैनेज किया कहीं फ्रेंड से। तो मैं कोशिश किया बजाने की। तो पहली बार जब बजाने गया तो मेरा उंगली काट गया, और मैंने समझ में आया ये बहुत कठिन चीज़ है मेरे लिए, क्योंकि वो सुन सकता हूँ मैं, सुन के तो उनको अच्छा लग सकता है मुझे, लेकिन वो बजाना मेरा काबिलियत की बात नहीं है। और ये बताने में मैं छोटा नहीं हो जाऊंगा, क्योंकि वो मेरा चीज़ था नहीं, मुझे सुनना था। क्योंकि उसके पीछे रविशंकर जी की बहुत बड़ा साधना जिंदगी है, उसके पीछे वो जिंदगी उन्होंने दिया, तब जाके वो शूर निकला। लेकिन आज पेंटिंग जो लोग करते हैं, हु आर एंटाइटल्ड टू डू पेंटिंग, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटी, कोई काम नहीं है पेंटिंग कर ले। बहुत बड़े घर की लेडी कुछ नहीं, एक आर्ट गैलरी खोल लेती है, क्योंकि उनको बस कॉन्टैक्ट्स है, पेंटिंग बेच सकती है। लेकिन पेंटिंग के लिए जो स्टडी है वो नहीं है। और जिनको स्टडी लगता है हम लोगों को, वो लोग सुपरफिशियल लेवल पे बहुत स्ट्रांग वर्ड यूज़ करके लोगों को मिसगाइड कर रही है। वो लोग, पेंटिंग इतना कठिन नहीं है, कोई भी कला इतना कठिन नहीं है। उसकी पहली और आखिरी बात है, कोई भी कला के लिए आपकी मुंह से एक वर्ड निकलना चाहिए, वाह। अगर वाह निकले तो तब वो कला है, वो कला का खूबसूरती है। तब अगर ना निकले तो पहले ही वहाँ पे फेलियर है। अगर कोई बोलता है इसमें बहुत बड़ा फिलॉसफी है इस कला के अंदर, मैं एक फिलॉसफी दिखाया, यूनिवर्स को दिखाया बिंदु में, ये कहती है, तो ठीक है, ये कोई नया बात नहीं है। ये रजनीश जी ने भी कहा, सदगुरु भी कहा, सर्वप्रियानंद अपना स्पीच में वेद वेदांत में कहता ही है ये बातें, और आसानी से लोगों को वो चीज़ अट्रैक्ट करती है, लोग उसमें अपने आप को अलाइन कर पाते हैं। तो फिर क्यों वो क्राइटेरिया नहीं है, लाखों करोड़ों रुपया देने का क्राइटेरिया नहीं है। ये क्राइटेरिया इसलिए है वहाँ पे बहुत पैसा इन्वेस्ट हो गया बहुत लोगों की, और वो प्रॉपर्टी की तरह
अब अगर उसकी प्राइस गिर जाए तो फिर मुश्किल हो जाएगा। आपको बहुत मैं टेक्निकल तो नहीं बोलूँगा, बहुत ओवरऑल एक बता रहा हूँ, बहुत इन डेप्थ में नहीं जाऊँगा, ये हिस्ट्री का क्लास तो नहीं है, पॉडकास्ट है। जैसे पिकासो ने कुछ काम किया, सबने बोला वाह पिकासो के एब्स्ट्रैक्ट काम हमने देखा। पिकासो जिंदगी में एब्स्ट्रैक्ट काम किया ही नहीं, लोग जानते ही नहीं है ये बातें। लोग कहते हैं पाब्लो पिकासो की एब्स्ट्रैक्ट काम देखा, वो एब्स्ट्रैक्ट काम है, समझ ही नहीं है बेसिकली। एक्चुअली क्या है, पाब्लो पिकासो ने जो एब्स्ट्रैक्ट काम लोग जो जानते हैं वो क्यूबिस्टिक काम है। क्यूबिज्म एनालिटिकल क्यूबिज्म होते हैं, और उन्होंने ही वाज द फादर ऑफ द क्यूबिज्म। तो और सिंथेटिक क्यूबिज्म है। क्यूबिज्म क्या है, एक थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को एक टू डायमेंशनल फ्लैट सरफेस में थ्री डायमेंशनल वे में देखने का प्रैक्टिस, वो था एक्चुअली पिकासो की क्यूबिस्टिक अप्रोच। अगर उस चीज़ों को समझ ले आप, फिर आपको देखने के नज़रिया बदल जाएगा। लेकिन वो समझने का ना टाइम, ना इच्छा, ना माइंडसेट तैयार है अभी हमारा देश में। लेकिन ऐसा नहीं है, यूरोप में है। इसको जैसे लोग एक हॉबी तो मान सकते हैं, लेकिन फुल टाइम करियर नहीं। फुल टाइम करियर नहीं है क्योंकि इसके रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर समझ होगा, रिक्वायरमेंट होगा, तो फुल टाइम करियर क्यों नहीं हो सकता। लेकिन जैसे कि आजकल अगर हम देखें कि विथ न्यू टेक्नोलॉजीज कमिंग अप, एआई और कई तरह के एप्स के कारण भी कलाकारों की क्रेडिबिलिटी जो है वो थोड़ी सी या मार्केट डाउन है। क्योंकि एक्चुअली ये एक बहुत बड़ा गलतफहमी है, ये एक्चुअली हकीकत नहीं है। देखिए, जब प्री पैलियोलिथिक टाइम पे इंसान ने पहली बार तस्वीर बनाया था, तो उन्होंने केव में दीवार के ऊपर उन्होंने कोई छेनी भी तो नहीं था, कोई पत्थर के टुकड़ा से और नहीं तो हड्डियों से उन्होंने कोशिश किया था वो उस टाइम पे। क्या आज भी वो करेगा? नहीं करेगा ना। कैनवास है, कलर है, और टेक्नोलॉजी बहुत आगे आया है। आज एआई जो है वो भी एक टेक्नोलॉजी है, वो एक टूल्स है, उनको समझने की जरूरत है। क्रिएटिविटी जो है, ह्यूमन ब्रेन जो है, क्रिएटिविटी जो है, वो एआई कभी भी वो जगह नहीं ले सकता। एआई जो कर रहा है वो एक अच्छा स्किल्ड लेबर की काम कर रहा है, और उस लेबर को आपको एक अच्छा वर्कर मिल गया, आपको एक अच्छा टूल्स मिल गया, ये तो और बढ़िया बात है। अभी तो और ज़्यादा इन्हांस्ड होना चाहिए हमारा क्रिएटिविटी, हमारा आर्ट और इन्हांस होना चाहिए। जो लोग कह रहे हैं एआई आने के बाद आर्टिस्टों की काम चला गया, मैं कहता हूँ वो लोग आर्टिस्ट कभी थे ही नहीं, ठीक है ना। तो वो लोग वर्कर थे, और वर्कर स्किल पुराना हो ही जाता है, स्किल तो चला ही जाता है। स्किल जाने में तो कोई बुराई नहीं है, एक स्किल चला जाए दूसरा स्किल आएगा। लेकिन क्रिएटिविटी की जगह थोड़ा सा अलग होता है, उसके साथ एआई की कोई संबंध नहीं है। आज देखिए बहुत सारी हिंदी मूवी आता है, मसाला मूवी, उनकी मार्केट चला जाएगा क्योंकि एआई वो काम कर सकता है। लेकिन क्या एआई एक दूसरे बार सत्यजीत राय या संजय लीला बंसाली की काम कर सकता है? नहीं कर सकते। विशाल भारद्वाज की काम कर सकता है? नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी जो सोच है, उनकी जो फ्रेमिंग है, उनकी जो कोरियोग्राफी है, उनकी जो लाइट की समझ है, उनकी जो एक्सपेक्टेशन है, वो हर चीज़ों में झलकता है। वो चीज़ एआई कभी नहीं कर सकते। आज के दिन में आप देखिए, एआई बोलते हैं एआई कंसिस्टेंट कैरेक्टर बनाना चाहते हैं। एआई कहाँ से कंसिस्टेंट कैरेक्टर बनाएगा? एआई के आप जितना प्रोवाइड करेंगे, एआई उसके ऊपर खेल सकते हैं। अगर वो एआई अगर सोचेगा तो वो ऐसा कुछ सोचेगा जो आप नहीं सोच रहे हैं, वहाँ पे आप एब्सेंट हो जाते हो, है ना। एआई अपना इंफॉर्मेशन जो ले आते हैं वहाँ पे आप एब्सेंट है। लेकिन एक आर्टिस्ट उसके हर रिदम में, म्यूजिक में, हर लाइंस में प्रेजेंट रहता है जब वो कुछ क्रिएट करता है। तो ये बिल्कुल गलत बात है। तो जैसे आपका जुड़ा हुआ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद के साथ आप जुड़े रहे और बहुत ही क्लोजली उनके साथ आप आप कह सकते हैं ही वॉज माई मेंटर। और मैं डॉक्टर कलाम को बहुत नज़दीक से देखा, और देखा ही खाली नहीं है, मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे। जी, मैं यही जानना चाहती हूँ कि जुड़ाव कैसे हुआ और फिर उनके साथ रहकर आपने क्या बदलाव महसूस किया, क्योंकि वो तो बहुत सरल व्यक्ति थे। बहुत सरल व्यक्ति थे। एक अजीब कहानी है। मैं राजधानी एक्सप्रेस लेके उस जमाने में आई थिंक तब लास्ट ईयर था उनकी प्रेसिडेंटशिप की,
कुछ महीनों ही बचा था या लास्ट ईयर होगा जो भी है। तो मैं मुंबई जा रहा था ट्रेन में, तो दैट टाइम फ्लैप फ़ोन आता था, आपने देखा होगा उस टाइम पे डिफरेंट टाइप का फ़ोन होता था। तो एक फ़ोन बार बार आ रहा था, उसमें लिखा देख रहा था मैं रेस्ट्रिक्टेड नंबर, और ट्रेन के अंदर था तो बार बार काट रहा था फ़ोन। तो आई वॉज क्वाइट इरिटेटेड, ये बार बार आ रहा है, क्या फ़ोन आ रहा है। तो मैंने उठाया फ़ोन को और बहुत इरिटेशन के साथ मैंने हेलो बोला। तो someone said in a very South Indian accent, someone said, Mr. Chatterjee. I said, yes, speaking. Mr. Chatterjee, this is a call from President House. His Excellency Dr. APJ Abdul Kalam would like to speak to you. So I said, what? What are you saying? I don't know, I can't आज के believe my जमाने में ear. तो ये हम मानेंगे कि कोई स्पैम कॉल है। हाँ, आज मानेंगे कोई स्पैम कॉल है। तो मैंने उसको बोला, क्या, कहाँ से? दिस ए कॉल फ्रॉम प्रेसिडेंट हाउस। एक्चुअली हुआ क्या था, मुझे नहीं पता था ये सब चीज़ें। उस टाइम एम्बेसडर थे मिस्टर वसीले सोफिनेती। तो मैंने एक किताब की, डॉक्टर कलाम की एक किताब की इलस्ट्रेशन किया। ये 12 या 16 पेंटिंग मैंने किया था, इग्नाइटेड माइंड्स का। तो 16 पेंटिंग, ओरिजिनल पेंटिंग अपना कार में रख के एम्बेसडर वसीले सोफिनेती इनको दिखाने के लिए प्रेसिडेंट हाउस में चले जाते हैं। एंड ही गॉट सो एक्साइटेड, ही सेड, where is this artist? I need to meet him. Call him. Yeah. So I said, Excellency, you tell me, Mr. Chatterjee, when can you meet me? I said, Excellency, what are you saying? Is this music to hear? What are you saying? You tell me, when can I meet you? Come tomorrow. You talk to my secretary, Mr. Saminathan. So आपने कहा आप ट्रेन से उतर गए? नहीं, मैं एकदम वहाँ पे मैं वहाँ से ट्रेन से सुबह पहुँचता है ट्रेन मुंबई में, सुबह पहुँचा और मैंने सीधा वहाँ से फिर से कैब लेके गया सांता क्रूज। आई थिंक दैट टाइम सांता क्रूज वाज द एयरपोर्ट नेम, एयरपोर्ट। तो मैं एयरपोर्ट में गया, टिकट लिया, दिल्ली वापस आया, एंड दैट वाज द फर्स्ट एनकाउंटर। उसके बाद उन्होंने एग्जीबिशन में भी आती है, और फिर तो बहुत लंबा डिस्कशन भी होती है। आज भी अगर आप 10 नंबर राजा जी मार्ग, डॉक्टर कलाम की जो रेसिडेंस थे, एक्चुअली वो ब्रिटिश हाई कमिश्नर की रेसिडेंस थे जो बाद में गवर्नमेंट से डॉक्टर कलाम को दिया जाता है, वहाँ पे पीछे एकदम मेरा पेंटिंग था। और मुझे फ़ोन करके उन्होंने पूछे थे, एक्चुअली उन्होंने बहुत एक पेंटिंग पसंद किया था मेरे एग्जीबिशन में आके। तो ही वॉज अ वेरी सिंपल मैन, डाउन टू अर्थ। सिंपल मीन्स extremely simple, as you people know, and that is true. Extremely, or very I think he was next to God or God, मेरा देखा हुआ, जो इतना मिनिमम चीज़ों में लाइफ बिताते थे। उनके पास बहुत सारे किताब था, तो उनको पेंटिंग बहुत पसंद था मेरा, तो उन्होंने वो पेंटिंग खरीदना चाह रहे थे। तो मैंने बोला, एक्सेलेंसी, आपसे मैं पैसा तो नहीं ले सकता, आप ये पेंटिंग रखिए तो मुझे खुशी मिलेगा। तो उन्होंने बहुत चिलमुलाजा में लेकिन इतना पसंद था जो उन्होंने रख लिया वो पेंटिंग। उन्होंने वो एक सनफ्लावर के सामने उनकी हाथ, एक पेपर में अपने डॉक्टर कलाम की एक फ़ोटो भी आया था, तो मैं पहचान गया था। डॉक्टर कलाम एक्चुअली आर्टिस्ट और साइंटिस्ट बहुत एक ही टाइप का माइंडसेट की होते हैं। तो उन्होंने हाथ ऐसे करके उन्होंने वो सनफ्लावर के सामने हाथ रखने की कोशिश कर रहे थे। मैं समझ गया था जो पेंटिंग से उन्होंने इतना अलाइन करते थे, पेंटिंग पे इतना टाइम बिताते थे उस पेंटिंग के साथ, उन्होंने उसके साथ समझाओ कहीं ना कहीं अलाइन करते थे। और एक कहानी था डॉक्टर कलाम की। डॉक्टर कलाम के सामने उन्होंने बोर्ड करने जाएंगे एक हेलीकॉप्टर में, तो हेलीकॉप्टर बास्ट हो जाता है। तो उनकी बात, उन्होंने 7-8 दिन सो ही नहीं पाए। तो डॉक्टर कलाम अद्भुत सपना देखते थे, इग्नाइटेड माइंड्स में भी है उसकी जिक्र। सम्राट अशोक को देखते थे, बहुत लार्जर देन लाइफ फिगर ये। तो वो पेंटिंग मैंने किया था, उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा अलाइन कर पाई वो सब चीज़ें। तो ही बिकम्स वेरी फॉन्ड ऑफ माई आर्ट पेंटिंग। तो सडनली बहुत सारी मज़ेदार कहानी है। इंडिया हैबिटेट सेंटर में मेरा एग्जीबिशन चल रहा था। सडनली समवन कॉल्ड एंड सेड, मिस्टर चैटर्जी, आई जस्ट वांटेड टू मीट यू,
Right now, I am in front of Excellency Dr. APJ Abdul Kalam, and he is insisting me to meet you. मैं बहुत कुछ नहीं जानते थे, दुनियादारी इतना कुछ पता नहीं था, मैं समझ भी नहीं पाया। तो जब उन्होंने आए तो उन्होंने परिचय दिया। ही वॉज लोकमत पेपर की आप जानते हैं, और ही वॉज दैट टाइम सिटिंग MP विजय दर्दा। तो विजय दर्दा केम एंड ही टच्ड माय मदर्स एंड फादर्स फीट दैट टाइम आल्सो, and he took me in painting भी लिया, and he took me in नागपुर, उनकी अपना very good hospitality and very pleasant memory because of Dr. Kalam। मुझे बहुत सारे pleasant memories है जो इन्होंने मुझे गाइड भी किया, और डॉक्टर कलाम की बातों से ऑटोमेटिकली कोई भी इंस्पायर होगा, कोई भी। और उनकी बातों से उन्होंने तो पूरे देश को इंस्पायर किया, पूरे देश को, दुनिया को इंस्पायर किया है। तो मैं तो एक छोटा सा आपकी एक सीरीज और है जिस पर आप मंथन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, श्री राम के ऊपर। श्री राम के ऊपर जो मैं अभी सीरीज कर रहा हूँ, अभी तक ये सीरीज तो बाहर निकला नहीं है, लेकिन ये श्री राम मेरा ख्याल में इट विल बी अभी तक मेरा जिंदगी के एक बेस्ट सीरीज रहेगा, जहाँ पे मैं अपने आप को देखता हूँ। क्योंकि राम खाली भगवान नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मैं भगवान को इस टाइप से मानता नहीं हूँ जिस टाइप से माना जाता है जनरली। क्योंकि मैं भगवान को वही मानता हूँ जो भगवान एक सिग्निफिकेंट वे में मेरा लाइफ में है, और श्री राम एक सिग्निफिकेंट वे में है। क्योंकि बचपन से राम जो पुरुषोत्तम राम को जो देखा, हम लोगों ने जो सुना, जो सीखा, वो जो छवि है वो एक एक्चुअली एक गाइडेंस की एक पाथ है, एक वे है जहाँ पे हम सब लोग चलते हैं उस रास्ते में। तो उस रास्ते का नाम राम है। तो श्री राम के ऊपर मैंने पूरा एक सीरीज बनाया जहाँ पे राम के सिग्निफिकेंस को मैंने दिखाया। राम यहाँ पे कोई स्लोगन नहीं है, राम यहाँ पे कोई पॉलिटिकल कोई चीज़ रिप्रेजेंट नहीं करता, ना इवन माइथोलॉजी को डायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे राम फिर क्या है? यहाँ पे राम लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। माइथोलॉजी एक गाइडेंस है, यहाँ पे एक व्हाट शुड आई से, एक डायरेक्शन मार्क है माइथोलॉजी यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे राम जो है, जैसे हम लोग फील करते हैं राम को, वो हर एस्पेक्ट में, हर पेंटिंग में अलग अलग ढंग से वो उठ के आया है। ऑफ कोर्स एक स्टोरी लाइन है जहाँ पे कोई भी बहुत आसानी से अलाइन कर पाएंगे, क्योंकि राम को हमने वही देखा। मान लीजिए राम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम अगर हम बताएं, राम इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हुम? रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यू। तो आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे डिपिक्ट करेंगे? एक किंग की मुकुट हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बहुत सारे सिंबॉलिक वे में ये चीज़ यहाँ पर रिप्रेजेंट हुआ है। मेरा ख्याल में बहुत इंटरेस्टिंग होगा, और ये सीरीज मैं बहुत जल्दी ले आऊँगा मार्केट में। तो भगवान के रूप में कम और मानव के रूप में ज़्यादा? राम एक्चुअली मानवी थे, राम मानवी थे, और जो भी भगवान को हम लोग देखते हैं उनको स्पेसिफिकली हिंदू माइथोलॉजी में मानव के रूप में ही हम लोग अलाइन करते हैं। अगर आप देखेंगे आज भी पूजा घर में, बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, यूपी में, ईस्टर्न यूपी में आप देखेंगे पूजा घर में आज भी एक कैलेंडर होते हैं जहाँ पे भगवान कम मानव ज़्यादा लगते हैं। वहाँ पे देवी सरस्वती हो, माता दुर्गा हो, काली माता हो, या कुछ भी हो, राम जी की है। और वो पेंटिंग जो बनाया था वो बनाए थे राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा पहली बार बहुत रियलिस्टिक वे में भगवान को इंडियन माइथोलॉजिकल जो सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट किया। उसके पहले था हमारा फॉर ईस्टर्न फिलोसफी थोड़ा डिफरेंट थे, और यूरोपियन जो रिप्रेजेंटेशन था तो वो थोड़ा डिफरेंट था। अब बहुत गहरा फिलोसफी था हमारा, लेकिन वो गहराई जो था, वो गहराई धीरे धीरे, जैसे मैंने बोला, बिलीफ से फेथ में बदल जाती है। और जब फेथ होती है
तब इंसान धीरे धीरे ब्लाइंड होना शुरू करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन करना भूल जाते हैं इंसान। क्योंकि बिलीव में कहीं ना कहीं पे एक सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है आपके सामने। क्योंकि आप जानते हो आपके पिता ताजमहल देख के आए या आपके चाचा ताजमहल देखा, तो आप जानते हो ताजमहल है, आप जानते हो, क्लियर कॉन्सेप्ट है। लेकिन भगवान जो है वो कैसे है, अल्लाह का फॉर्म में है या भगवान शिव की फॉर्म में है या जीसस की फॉर्म में है, ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी है। कंट्रोवर्सी कुछ नहीं, मैं मानता हूँ कोई भी फॉर्म में हो, आप उसको मानते हो तो आपके लिए वो सही है। उसकी भी अलग फिलोसॉफी है, अलग उसकी ट्रूथ है। लेकिन मेरे लिए भगवान जो है वो एक्चुअली ये लाइफ है, और इस लाइफ को समझना ही मेरे लिए भगवान है। नहीं तो मान लीजिए ये इतना बड़ा यूनिवर्स है, यूनिवर्स में मान लीजिए कितने सारे गैलेक्सी है, कितने सारे प्लैनेट है, उसमें एक छोटा सा प्लैनेट और उसमें इतने सारे क्रीचर है, इतने सारे टाइम पीरियड है, उस क्रीचर में आप एक है। तो आपकी इंपॉर्टेंस कहाँ है? क्यों हम अपने आप को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं? अगर हम अपना टाइम को समझ ले तो यही है हमारे पास ये समय, और ये समय भी तब तक ही रहेगा जब तक आप इसको लंबा खींच सकते हो, क्योंकि ये तो ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा। कितने बड़े बड़े साम्राज्य आपने देखा, डायनेस्टी खत्म हो जाती है, तो हमारा भी कुछ नहीं रहेगा। लेकिन कोशिश है मैं पेंटिंग करता रहता हूँ, क्योंकि मैं यही कर पाता हूँ। तो यही मेरा लाइफ है, यही मेरा पहचान है, और इसकी यही करके मुझे खुशी मिलता है। तो वेरी शॉर्टेड ये यही है लाइफ में, तो यही मेरा काम है और यही मेरा पहचान है। सबसे बड़ी बात है आज का दिन में यही तो मेरा ऑक्सीजन भी है। तो करते 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 आज ऐसा एक जगह में आया हूँ, अगर एक दिन नहीं करूँगा तो मैं बीमार पड़ जाऊँगा। मैं उस दिन लगेगा मुझे मैं नहाया नहीं, दांत ब्रश नहीं किया, पता नहीं क्या नहीं किया, खाना नहीं खाया, मुझे इस टाइप का फीलिंग होता रहेगा, कुछ खालीपन, पता नहीं इस टाइप का होता रहेगा। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन एग्जैक्टली क्या होते हैं मेरे साथ। लेकिन ऐसा भी है जैसे बॉम्बे का NFDC में, नेहरू सेंटर बिल्डिंग में, वर्ली में, मैं तब दैट टाइम आई वॉज वेरी यंग, 16 और 17 ईयर्स ओल्ड। मैं उस टाइम मुंबई में NFDC की डायरेक्टर थे रवि गुप्ता जी। तो रवि गुप्ता जी मुझे एक असाइन करते हैं, क्योंकि उन्होंने पता नहीं मुझे एक एग्जीबिशन में देखा, उनको पसंद आया बहुत मेरा काम, और उनको मुझे लगा मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, आगे जाके कुछ करूँगा लगा उनको। तो एनीवे आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड दैट रवि गुप्ता जी उस टाइम थे और बहुत प्रमोट किया था मुझे। तो उन्होंने बहुत बड़ा एक म्यूरल देते हैं करने के लिए। उस टाइम पे दैट वाज द बिगेस्ट इंटीरियर म्यूरल, 27 फीट लॉन्ग म्यूरल था। 27 फीट। तो मैं अकेला कर रहा था वहाँ पे वो काम। तो मुझे पता नहीं, मुझे वापस आना था कलकत्ता में मेरा, तब मैं शायद एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में जाता हूँ या कुछ, उस टाइम पे जाना शुरू किया। तो मुझे आना था वापस। तो मैं लास्ट का 7 डेज मैंने खाना नहीं खाया, टॉयलेट नहीं गया, कहाँ से बीत गया मुझे पता ही नहीं लगा, मुझे कोई खालीपन महसूस नहीं हुआ। लेकिन एक दिन मैं ब्रश नहीं पकड़ता हूँ, लाइन नहीं देता हूँ, तो मुझे ये खालीपन महसूस होता है। और एक चीज़ आपने भी एक क्वेश्चन किया था, मैं उसकी जवाब तो उस टाइम दे नहीं पाया, बातों बातों में हम लोग दूसरे सब्जेक्ट में डिस्कस करने लगे। आपने कहा जो आर्ट का फ्यूचर नहीं है, आर्ट में प्रोस्पेक्ट नहीं है, इसलिए हमारा देश में आर्टिस्ट को इनकरेजमेंट नहीं मिलता। मैं एकदम सहमत नहीं हूँ। आप एक चीज़ बताइए, अब जो जिस कुर्सी में बैठे हैं वो किसने डिज़ाइन किया? आप जिस माइक में बात कर रहे हैं इसकी बाहर की डिज़ाइन किसने किया? अंदर का डिज़ाइन भी एक आर्टिस्ट ने ही किया, जिसको हम लोग साइंटिस्ट बोलते हैं, वो भी तो एक आर्टिस्ट ही है। जो ड्रेस आपने पहने है वो किसने डिज़ाइन किया? आपके गले में जो मोतियों की माला है वो किसने डिज़ाइन किया? नहीं, मैं आपके जैसे आर्टिस्ट की बात कर रही हूँ। कला को लेकर एक संवेदना, एक सोच, एक समझ, एक नहीं, इज्जत। वो हम लोगों को तोड़ना पड़ेगा, इसलिए तोड़ना पड़ेगा, इसमें भी क्या है, हम लोगों को बाहर आना पड़ेगा। आर्टिस्ट की काम क्या है ये समझना पड़ेगा, ठीक है ना? एक आर्टिस्ट और एक डिज़ाइनर जो भी कमीशन वर्क करते हैं उनको हम लोग डिज़ाइनर बोलते हैं ये, लेकिन एक डिज़ाइनर भी एक आर्टिस्ट है, और आर्टिस्ट का भी कुछ कंट्रीब्यूशन होते हैं। बहुत सारे कहानी है इसमें।
देखिए, लियोनार्डो दा विंची, जिनको सबसे फादर ऑफ आर्ट बोला जाता है, लियोनार्डो दा विंची भी बहुत बार बहुत सारे टाइप ऑफ वर्क किया। जो एक इंजीनियर भी थे, साइंटिस्ट भी थे, एक पोएट भी थे और एक जियोलॉजिस्ट भी थे। बहुत सारे मल्टी डायमेंशनल थे। एक आर्टिस्ट भी मल्टी डायमेंशनल हो सकता है। उनकी जो काम है वो सटीक जगह में सटीक तरीका से उसकी प्रेजेंट होना पड़ेगा। हमारा देश में गवर्नमेंट को तक पता नहीं है आर्ट होता क्या है। उन्होंने स्कूल ऑफ आर्ट को भी आर्ट समझते हैं। जैसे हमारा देश की बहुत सारे स्कूल ऑफ आर्ट है, तनखा, बासोली, कंगरा, पहाड़ी, मिनिएचर, मधुबनी, मंजूषा, बहुत सारे है। ये सब स्कूल ऑफ आर्ट है। इनको जिंदा रखना जरूरी है, क्योंकि ये ओवरऑल जो ट्रेंड है, ओवरऑल एक आर्ट रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन एक आर्टिस्ट, मान लीजिए कोई भी XYZ, हाँ, रजा साहब, सुजा, हुसैन साहब या दीप्तो, जो भी है, ये लोग जो काम करते हैं, इनकी सिग्नेचर एक अलग होती है। इनके काम की सिग्नेचर एक अलग होती है। तो वो कहाँ है, दायरा क्या है, ये चीज़ों को समझना पड़ेगा। और ये चीज़ समझने के लिए मैं आपकी पॉडकास्ट के थ्रू सबको, जितना भी आर्ट क्रिटिक फ्रेंड है हमारा, जितना भी आर्ट डीलर है, जितना भी आर्टिस्ट फ्रेंड है, सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग थोड़ा ऑनेस्टली काम कीजिए। आप लोगों का डिसऑनेस्टी इसकी बर्बादी की कारण है। और खाली हमारा देश में नहीं, पूरा वर्ल्ड के आर्ट को आप लोग खराब कर रहे हो। ऑक्शन हाउस में आप लोग वही काम पहुंचाते हो जिस काम के पीछे आप लोगों ने पैसा लगाया, जिस काम के पीछे आपकी मेहनत है। जो काम बाकी लोगों को भी उठने दीजिए, देखिए बाकी लोगों का काम। इतना आर्टिस्ट है धरती में, इतना ये है, ये आपकी जिम्मेवारी है। मैं बताता हूँ, ये आप लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लोग कीजिए। खाली ये नहीं है कोई IAS ऑफिसर, कोई IPS ऑफिसर पेंटिंग करता है तो आप लोग बड़ा, उसमें सब लोग बड़ा खातिर मिलते हैं। आज मान लीजिए, मैं छोटा नहीं करता हूँ किसी को, क्योंकि ओवरऑल ही इज़ अ जीनियस मैन, एक वेरी बिग फिल्म एक्टर। सपोज सलमान खान एक पेंटिंग करेंगे और उसकी जो ऑक्शन होगा, या मान लीजिए चीफ मिनिस्टर, हमारा रिस्पेक्टेड ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, और इसके पहले भी आपने देखा बहुत सारे लोग, बहुत प्राइम मिनिस्टर कविताएं लिखते थे, कविताएं लिखे हैं। क्या वो लोग जो कविताएं लिखे हैं वो रविन्द्रनाथ टैगोर से ज़्यादा अच्छा कविताएं लिखे थे? क्या वो लोग केदारनाथ जी से भी ज़्यादा अच्छा कविताएं लिखे थे सब? तो वो क्या है, क्राइटेरिया बदल जाता है। वेरी वैलिड पॉइंट, वेरी वैलिड पॉइंट। क्राइटेरिया बदल जाता है। ये क्राइटेरिया बदलना नहीं चाहिए। और हमारे देश की जो पहचान है वो सादगी में ही है। अगर आपको लगता है डॉक्टर कलाम अगर प्रेसिडेंट नहीं होते या चौराहे में खड़े होते, उनको बहुत लोग पहचानते, नहीं पहचानते, क्योंकि सादगी में ही हमारा परिचय है। वो पहचान को हम लोग भूल रहे हैं। इसकी मतलब हम लोग अपना जड़ भूल रहे हैं। कबीर जी, गुरु नानक, रामकृष्ण परमहंस, गदाधर चैटर्जी या रविन्द्रनाथ टैगोर, इनकी कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या थी? कोई पीस ऑफ पेपर था क्या? सर्टिफिकेट नहीं था। लेकिन उनकी सादगी, उनकी परिचय, उनके पीछे हजारों थीसिस बनता है, हजारों लोग PhD करते हैं, क्योंकि उनकी रियलाइजेशन थी। हमारा जो आर्ट था, इनफैक्ट वो रियलाइजेशन का ही आर्ट था। एक फार ईस्टर्न, आपको पता ही होगा, ये एक पीरियड बोला जाता है। एक बड़ा व्यक्तित्व को लेके एक पीरियड को पहचाना जाता है। जैसे फार ईस्टर्न फिलोसोफर कन्फ्यूशियस के पीरियड को कहा जाता है कन्फ्यूशियनिज्म। अब उस पीरियड में आर्ट थे एक प्रैक्टिस। क्या प्रैक्टिस था? आर्ट खाली प्रोफेशन नहीं था, वो था एक इंसान को इंसान बनने की प्रैक्टिस, बनाने की प्रैक्टिस। एक इतना बड़ा सा पत्थर की टुकड़ा और फिर एक छोटा सा कोई इक्विपमेंट्स, वेरी छोटा सा कोई नेल टाइप का इक्विपमेंट्स दिया जाता था और स्टूडेंट को बोला जाता था एक छोटा सा बोल बनाओ, कटोरी, उसके अंदर कितना इंट्रिकेट कर्विंग हो सकता है आप करके दिखाइए। अब क्वेश्चन है, इतना बड़ा पत्थर क्यों? एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा दो ना, जल्दी हो जाएगा। और इतना छोटा सा नेल टाइप का एक इक्विपमेंट्स क्यों? एक बड़ा सा इक्विपमेंट्स लेते हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स लेते हैं, जल्दी हो जाएगा, जैसे आज का दिन का AI है। एक्चुअली वो नहीं था, ये प्रैक्टिस था
आपकी धीरे धीरे इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा. You're not just shaping the art thing, you're shaping your character, your Your personality. character, exactly. That's why I was telling. तो इसके थ्रू आपकी एक व्यक्तित्व बनते जाते हैं. ये व्यक्तित्व बनाने की ये फिनिशिंग स्कूल था आर्ट. जैसे मान लीजिए आर्ट की रिक्वायरमेंट आज नहीं है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ आज सबसे जो फ्लरिश कंट्री है, उस फ्लरिश कंट्री में भी आपने देखा आज डोनाल्ड ट्रंप जैसा लोगों को भी लेके आया जाता है एज ए रूलर, बुला के लेके आया जाता है. क्यों लेके आया जाता है? क्योंकि इंसान वहाँ पे देखिए सुसाइड रेट क्या है, क्या फ्रस्ट्रेशन है. क्यों? तो फ्लरिश होने का क्या मतलब है, क्या मतलब होते हैं. आज एक छोटा सा कंट्री में आपको बताता हूँ, दो सिटीज आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दो सिटीज कंप्लीटली वेपोराइज्ड, हिरोशिमा एंड नागासाकी. आफ्टर 15 years that small country becomes world best economy. Yes. How? क्योंकि दिखेगा ही, आप जानते हैं, क्योंकि सबको माइंडसेट, ये माइंडसेट बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है. They all believe in minimalistic lifestyle, बहुत simple lifestyle. मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ बोल के मैं आपको एडवोकेटिंग कर रहा हूँ ये नहीं है. मैं ये कारण, ये रीजन है, सच है, इसलिए शायद मैं आर्टिस्ट हुआ हूँ. इजिप्शियन बहुत पुराना एक इजिप्शियन साइंस था जो आज का दिन में लोग करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसमें भी बहुत मिस इंटरप्रिटेशन है क्योंकि लोगों की नॉलेज नहीं है. आधा अधूरा नॉलेज बहुत डिजास्ट्रस होते हैं. दिस इज कॉल्ड कलर थेरेपी. व्हाट इज कलर? कलर इज ए स्पेसिफिकेशन ऑफ लाइट एंड लाइट इज योर लाइफ. लाइफ के देखिए हर एस्पेक्ट में लाइट जरूरी है. अगर लाइट नहीं होता है, एब्सेंस ऑफ लाइट, व्हाट इज एब्सेंस ऑफ लाइट? कुछ भी नहीं होता. एक ब्लैक होल होता है जहां पे कुछ भी वैनिश हो जाती है. एब्सेंस ऑफ लाइट. लाइट है मतलब लाइफ है. ये लाइट की स्पेसिफिकेशन तैयार करना कलर के थ्रू, पेंटिंग के थ्रू, और स्पेसिफिक, आपने देखा होगा इजिप्शियन पुराना, आप देखिएगा ये जो लाइट तैयार किया जाता है कलर्ड ग्लास के थ्रू, ये जिंदगी का कोई सारे प्रॉब्लम सॉल्व करता है, कोई सारे प्रॉब्लम सॉल्व करता है. अगर उस साइंस को हम लोग रिवाइव करें और उस साइंस को हम लोगों ने जान ले ठीक से, तो कितने सारे समस्या के समाधान हो सकते हैं. आप लोग, ये एक पैरेलल साइंस है. आज एलोपैथी के साथ साथ लोग आयुर्वेद कर रही है. अगर आयुर्वेद आप कर रहे हो तो इसको आप समझना बहुत जरूरी है. एंड दिस इज प्योर साइंस. कलर सिंबलिज्म देखिए, कलर कोई भी कलर है, जैसे मान लीजिए स्टूडियो की वॉल में नीला दिख रही है. आप देखिए ये होता है, मैं बता रहा हूँ, नीला में बहुत देर तक आप लोग बैठे रहिए, क्योंकि नीला कलर सिंबलिज्म में, कलर टेम्परामेंट में, कलर एप्टीट्यूड में नीला आपको कहीं ना कहीं पे कंसंट्रेट करने में आपको हेल्प करता है. लेकिन बहुत देर तक आप बैठे रहेंगे तो लोनली लगता है नीला में, ब्लू कलर में, ब्लू का शेड में, लेकिन एग्जैक्ट शेड भी समझना पड़ेगा. आप रेड देखिए, इंस्टेंटली आपकी एड्रेनालिन फ्लो करता है, आपको कितना ज्यादा एनर्जेटिक कर देती है. पीला देखिए कितना सडन आपको अट्रैक्ट करते हैं. टैक्सी में बनाया जाता है, टैक्सी में पीला होता था पहले ज़माने में, एकदम सब में पीला दिखेगा. ऑरेंज जो है वो, अब ये जो चक्र है बहुत लंबा कहानी है, मैं इतना इन डेप्थ जाऊंगा नहीं यहाँ पे, तो फिर क्लास जैसा लगेगा, फिर ये पॉडकास्ट सुनने में नॉन इंटरेस्टिंग सी लगेगा. लेकिन है, आपकी जो प्रेग्नेंट होती है लेडी, उनकी ड्रेस क्या होना चाहिए, कब तक वो येलो सहन कर सकता है, कितना उसको ऑरेंज रखना चाहिए. लेडी के ड्रेस का कलर भी होना चाहिए ऐसा? ऑफ कोर्स नहीं, प्रेग्नेंट लेडी की ड्रेस की कलर होना चाहिए ये मैं नहीं कहूँगा, लेकिन वो जो देख रही है वो होना चाहिए, कॉटन होना चाहिए, फर्नीचर होना चाहिए. वो अगर ड्रेस पहन लेंगे तो दूसरे लोग देखेंगे, वो तो नहीं देख रही तो है. उसको क्या देखना चाहिए? अब कहाँ तक देखना चाहिए, वो चक्र का हिसाब से देखना चाहिए. मेरा हिसाब से थोड़ा ऑरेंज कॉटन हो तो बेटर, ऑरेंज कलर में अगर ज़्यादा टाइम बिताए, येलो में ज़्यादा टाइम बिताए तो थोड़ा बेटर होते हैं उनके लिए. ठीक है, थोड़ा लाइवली भी होती है और उनके लिए बेटर भी होती है उनकी फैकल्टीज़ के लिए. तो ये सब चीज़ डायरेक्टली साइंस से रिलेटेड है.
जो लोग कहते हैं आर्ट की बिना, साइंस के बिना आर्ट होता है, एकदम गलत बोलते हैं, क्योंकि साइंस के बिना आर्ट नहीं हो सकता, होता भी नहीं। साइंस और आर्ट दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे भी मैं आपको बता रहा था, मेरा बचपन से मैंने देखा, वो पढ़ाई लिखाई करता नहीं, उसको आर्ट में दे दो। वो पढ़ाई लिखाई करता नहीं, उसको गाने में दे दो, वो डांस करेगा, ठीक है, उसको नाटक करने दे दो। ये नहीं होता, क्योंकि ये भी एक सब्जेक्ट है। पढ़ाई लिखाई करता नहीं का क्या मतलब है, शायद वो पढ़ नहीं पाता है। आज मैं शेयर करता हूँ, ये तो मैं बहुत मॉडेस्ट बैकग्राउंड से आया हूँ, जहाँ पे मैं रहता था, जहाँ पे कलकत्ता में बहुत ही मॉडेस्ट लोकेलिटी। तो वहाँ पे मैंने देखा, वहाँ पे लोग कहते थे मैं खेल नहीं पाया कभी भी। तो उसकी रीज़न मैं कभी किसी ने नहीं देखा, मैं कभी खेला नहीं, क्यों नहीं खेला। और मुझे स्पेलिंग मिस्टेक होता था, आज भी होता है बहुत ज़्यादा। बहुत साल बाद एक मूवी आया तारे ज़मीन पर, उसके पहले कोई जानता ही नहीं था ऐसा भी कुछ होता है लाइफ में। तो ये सब चीज़ एनालाइज करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो दीप्तो जी, मुझे लगता है कि ये जो हमारी कॉन्वर्जेशन है ना, मतलब मैं तो इसमें इनग्रॉस्ड हूँ टोटली, और ये नेवर एंडिंग सॉर्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें एक फुल स्टॉप लगाना होगा। सो आज के लिए हम यहीं पे रोकते हैं, एंड थैंक यू सो मच कि आप हमारे कार्यक्रम में आए, और बहुत ही वैलिड पॉइंट्स आपने उठाए हैं जो मुझे लगता है दर्शक को भी सोचने को मजबूर करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, माय प्लेजर, थैंक यू। तो इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही, आपसे जल्द जुड़ती हूँ अगले एपिसोड में। अभी के लिए आप मुझे दें इजाज़त, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। नमस्कार।